सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हमारी क्लास 10 साइंस के चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, उसकी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी और 2 वीडियो इस सीरीज़ में आ चुकी थी, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो आ चुकी थी। उसके अंदर हमने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। कुछ क्वेश्चन उसके बचे हुए हैं जो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज ये वीडियो हमारी पार्ट 3 वाली रहेगी। यहाँ से हम रेस्पिरेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक था वो क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट हो गया था, यानी अब हम क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है ये इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जिसने अगर चैप्टर पढ़ा है पूरा अच्छे से, उसका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, और अगर किसी ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा, बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया, तो भी उसका चैप्टर यहाँ से तैयार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मेरी ये कोशिश रही है कि जो पूरा चैप्टर है उसको मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँ, यानी एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को मैं इस सीरीज़ के अंदर कवर कर लूँ, ताकि जिसने चैप्टर नहीं भी पढ़ा वो इस सीरीज़ को ही अगर करके चला जाएगा तो वो भी एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन कर सकता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि आंसर बता दूंगा, बल्कि उस चीज़ को एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर फंगस। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, रेस्पिरेशन यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी निकालता है। ठीक है, सिंपल फूड से वो एनर्जी निकालता है, ये हमारा रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? यहाँ ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता एनर्जी निकालने के लिए। तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है मैंने आपको पढ़ाया है। एक तो आपका इथेनॉल बनता है, यानी C2H5OH ये बनता है। उसके साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और आपकी एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये चीज़ें निकलती हैं। तो हमसे पूछ रहा है कौन सी चीज़ नहीं फॉर्म होती। ठीक है, नॉट प्रोड्यूस्ड। C2H5OH ये तो बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, और देखो एनर्जी की करेंसी ही होती है ATP। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर एनर्जी लिखा हो या ATP लिखा हो, बात एक ही है। तो ये 3 तो बनता है। कौन नहीं बनता? ये B ऑप्शन होगा। ठीक है, वाटर नहीं बनता इस रिएक्शन में। 29 वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि बिना ऑक्सीजन के रह सकता है? भाई ऑक्सीजन की ज़रूरत ऑर्गेनिज्म को क्यों होती है? एनर्जी निकालने के लिए। यानी ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता, यानी इसका जो रेस्पिरेशन होगा वो एनारोबिक होगा। ठीक है, तो इनमें से एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है? ये आपका C वाला होगा, यीस्ट करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता, तो ये बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। ठीक है, 30 वाला क्वेश्चन है, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है? एरोबिक प्रोसेस, लेस, यानी हमसे इसमें यह पूछा है कि किस प्रोसेस में, एरोबिक में या एनारोबिक में, एनर्जी किस में ज़्यादा निकलती है। ठीक है, ऑप्शन से हमको ये बात समझ में आ रही है। तो एरोबिक क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, और एनारोबिक में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है एनर्जी निकालने के लिए। तो जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है यानी एरोबिक वाले में, वहाँ पर एनर्जी भी आपकी ज़्यादा निकलती है, यानी ऑलमोस्ट मान के चलो आप 38 ATP। ठीक है, ATP क्या है? एनर्जी करेंसी है, जैसे हम यूज़ करते हैं 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। ठीक है, वैल्यू नहीं याद रखनी, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और वहीं एनारोबिक की बात करें जहाँ ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ ऑलमोस्ट 2 ATP एनर्जी निकलती है। तो किस में ज़्यादा निकल रही है? एरोबिक में निकल रही है। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा? एरोबिक प्रोसेस लेस, तो लेस तो नहीं है भाई। एरोबिक प्रोसेस ग्रेटर देन, हाँ ये बात सही है, B वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, C वाले में इक्वल कह रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, B वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 31 वाला क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल। यानी जब आपका ये ATP वाला मॉलिक्यूल है ना, ये ATP क्या है? एक मॉलिक्यूल होता है। तो ये जब बनता है तो उसमें क्या होता है? क्या एनर्जी रिलीज होती है या इज़ नॉट रिलेटेड टू एनर्जी? यानी इसका बनने से एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, क्या ये बात है? या एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है, या कभी ये रिलीज़ करता है और कभी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक चीज़ आप सिंपल से याद करो, किसी चीज़ का भी फॉर्मेशन होता है, स्पेशली आपका जब मॉलिक्यूल बनता है, तो बनने के लिए आपको हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और जब कोई मॉलिक्यूल टूटता है तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। तो ATP जब मॉलिक्यूल बनेगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, तभी वो मॉलिक्यूल बना पाएगा। ठीक है, तो C ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। एट नाइट O2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। दूसरा स्टेटमेंट है ड्यूरिंग डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन। ऑप्शन से हमको समझ में आ रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है। तो चलिए मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है,
ऑप्शन देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। यानी दिन के टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। पहले देखो प्लांट के साथ दिन में क्या होता है, डे टाइम में यानी दिन में क्या होता है, सनलाइट प्रेजेंट होती है। सनलाइट प्रेजेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, यानी एक चीज़ क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को चाहिए क्या, उसे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और जब फोटोसिंथेसिस होता है, वो रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसमें हमें क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन वाला। तो प्लांट क्या करेगा, एक और प्रोसेस साथ में करेगा, रेस्पिरेशन वाला, एनर्जी निकालने वाला। और एनर्जी निकालने के लिए इसको किस बात की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन चूंकि प्लांट को इधर उधर कहीं भागना नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लांट को काम नहीं करना, बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए, इसका मतलब बहुत थोड़ा सा ऑक्सीजन उसको चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से जो बाहर निकल रहा है फोटोसिंथेसिस से, उसी से ये क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट में आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस में इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है और रेस्पिरेशन से भी थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, तो ये इन्वायरमेंट में ना जाके फोटोसिंथेसिस में ही इस्तेमाल हो जाती है। तो ओवरऑल आप क्या निकल रहा है ये बताओ। दिन के टाइम में यानी डे टाइम में हम बात करें तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है वो फोटोसिंथेसिस में वापस इस्तेमाल हो जा रही है और ऑक्सीजन का थोड़ा हिस्सा रेस्पिरेशन में जा रहा है, लेकिन बाकी हिस्सा इन्वायरमेंट जा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डे टाइम में मेनली आपका क्या निकल रहा होता है, ऑक्सीजन निकल रहा होता है। ठीक है, वहीं रात में क्या होता है, देखो सनलाइट प्रेजेंट है नहीं और इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो खाली आपका क्या होगा, रेस्पिरेशन वाला ही प्रोसेस होगा। उसके लिए इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, तो नाइट में क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलना ये मेन काम होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन में देखते हैं। पहले ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है कि रात में क्या होगा, O2 एलिमिनेशन, ये मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी होगी। तो देखो रात में हमने क्या देखा, ये कार्बन डाइऑक्साइड देखा, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है कि रात में आपका क्या होगा, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, दिन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है रेस्पिरेशन से वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगा। तो देखो यही चीज़ तो मैंने आपको बताई है कि रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा है। यानी सेकेंड वाली बात हमारी सही है। थर्ड वाली क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होती है उसको ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे फिश वगैरह हो गई, वो कैसे रेस्पिरेशन करेगी, कैसे सांस लेंगी, तो उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करती है। तो तीसरी बात सही है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिश टेक इन वाटर थ्रू दियर गिल्स एंड फोर्स इट टू पास थ्रू माउथ। तो ये है हमारी फिश, बड़ी ही वाहियात से बनी है। तो इसमें यह कह रहा है कि फिश क्या करती हैं, वो गिल्स है, यहाँ पर उनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहा है वाटर यहाँ गिल्स के अंदर जाता है और माउथ से बाहर निकलता है। तो भाई ये बात नहीं है, बल्कि उल्टा होता है, वाटर माउथ से एंटर करेगा और गिल्स से बाहर निकलेगा। तो फोर्थ वाली बात गलत होगी। सेकेंड और थर्ड किस में होगा, ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज इन द मसल सेल व्हेन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन। यानी वो कौन सी चीज़ है जो मसल सेल्स के अंदर बढ़ जाती है जब ऑक्सीजन की कमी हो। तो रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में एक केस ये होता है कि जैसे हमने देखा था, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी निकालने के लिए, उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतना नहीं मिल पा रहा है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है उस केस में मसल सेल्स के अंदर आपके लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाता है। तो जितना ही ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी उतना ही लैक्टिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं, यानी हाथ पैर में जैसे ऐंठन वगैरह अकड़न सी हो जाती है, वो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। तो इसका ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द सर्फेस अक्रॉस विच द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इज। यानी एक सरफेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी के थ्रू क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर इंटर करेगा और उसी सरफेस के थ्रू ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगा। तो सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है कि वो सरफेस कैसी होती है। तो सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो कि ऐसी सरफेस है जिसके पार गैस को जाना है, यानी वो बहुत पतली होनी चाहिए
तभी तो गैस पार निकल सकती है, वरना अगर मोटी होगी तो गैस एक पार से दूसरी पार नहीं जा पाएगी। ठीक है, अब कोई चीज़ बहुत पतली होगी तो बहुत ज़्यादा नाजुक होगी। ठीक है, जैसे कोई पेपर है बहुत पतला है, या कोई और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा पतली है, तो वो बहुत ज़्यादा नाजुक होगी। इंग्लिश में नाजुक को हम डेलिकेट कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो सी, कि जिस सरफेस के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यानी जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो ये सरफेस बहुत ही फाइन यानी बहुत ही बारीक पतली सी होती है और डेलिकेट होती है यानी नाजुक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, जब एयर को ब्लो किया जाता है माउथ के जरिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर लाइम वाटर आपका प्रेजेंट है, तो जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है, यानी मिल्क जैसा उसका कलर हो जाता है। किसकी वजह से? यानी माउथ से जब हम एयर बाहर निकालते हैं तो उस एयर में ऐसा क्या होता है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है? तो वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी की वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज थ्रू इनहेलेशन, यानी जब हम सांस लेते हैं, एयर इनहेल करते हैं, तो उस केस में कौन सा जो है प्रोसेस होता है, किस सीक्वेंस में एयर इंटर करती है बॉडी में? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या हो जाती है, नाक के अंदर जाती है, यानी आपकी नॉस्ट्रिल के अंदर इंटर करती है एयर। फिर आपका आता है फेरिंग्स, इसके अंदर इंटर करती है। फिर आपका आता है लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स के बाद आपका आता है ट्रैकिया, ठीक है, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो ऐसे पाइप सा होता है। उसके बाद ये पाइप दो हिस्से में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों डिवीजन को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। उसके बाद ये दोनों हिस्से आगे जाके फर्दर इनकी ब्रांचेस टाइप की निकल जाती हैं, जैसे पेड़ वगैरह के अंदर ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, इस तरह से निकलती हैं। तो इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब इन ब्रांचेस में आगे जाके ऐसे बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसे हम एल्वुलाई कहते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया के बाद आपका ब्रोंकाई हो गया, उसके बाद आपका ब्रोंकियोल्स हो गया, फिर आपका एल्वुलाई हो गया। ये पूरा प्रोसेस हो गया। यहाँ पर आपको कुछ प्रोसेस बीच में नहीं दिए हुए हैं, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से ही देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो NPL कहाँ जाएगा? पहले NPL, तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखो नॉस्ट्रिल, उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर आपका ट्रैकिया, और बीच में दो और मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो कैसे भी आपको ऑप्शन दे, अब ये वाला आपका जो टाइप है वो क्लियर हो गया। ठीक है, एयर पैसेज का सीक्वेंस पूछे तो मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, तो उसके बाद फाइनली आपका एल्वुलाई के अंदर जाता है, तो ये सीक्वेंस सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड टू द क्रैम्प्स इन द लेग्स ऑफ क्रिकेटर। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मसल्स होती हैं उसके अंदर लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाता है, उसी की वजह से ये क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो क्रिकेटर वगैरह क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो जब हम जितनी तेज़ दौड़ेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे कोई बॉलर है बहुत तेज़ दौड़ता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा होगी। अगर ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पा रही है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड उसके मसल्स में डेवलप हो जाएगा। तो हमसे ये पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है? तो होता है इसलिए कि आपका जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पायरुवेट आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसी की वजह से होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। इस तरह से अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जाएंगे। देखो मैं चाहूँ तो एक बार में पूरी वीडियो बना दूँ कि हाँ 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो सारे MCQ कवर हो जाएं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से लोग बड़ी वीडियो समझ के ओपन नहीं करेंगे कि 1 घंटे की वीडियो, उसके लिए उनको टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर वीडियो 10 से 15 मिनट की हो तो ऑलमोस्ट हर कोई टाइम निकाल सकता है, यानी जो इसका इतना पढ़ने में मन नहीं लगता वो भी वीडियो देख लेगा कि चलो 10 मिनट की बात है, 15 मिनट की बात है, तो इस तरह से उसका भी प्रिपरेशन हो जाएगा। इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि वीडियो थोड़ी छोटी ही रहे। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके MCQ वाले, उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आपको इस चैप्टर के और MCQ वीडियोस देखनी है तो क्लास 10 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इसी तरह से केमिस्ट्री और फिजिक्स की, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग इनकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो प्लेलिस्ट विजिट करके आप देख सकते हो वहाँ से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।